अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। रमजेश बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मतलब ये खान, आज हमने हमने आज तुम्हारा 4 माह का बच्चा अपने पेट में मार दिया है। तुम्हारा बेवफाई की सजा तुम्हारा बच्चा को दे दी है। परी गुल की बर्फ से आवाज पर अरहाम खानजादा ने कदम लड़खड़ाए थे। क्या कह रही हो गुल? अरहाम को अपनी आवाज गहरे कुएं से आती महसूस हुई। हाँ खान, हमने तुम्हें ये बात बताना चाहता था, मगर तुमने तो मुझे शहर से वापसी पर इतना अच्छा तोहफा दिया कि मैं बता न सकी। गुल की स्पीकर पर जहरीली आवाज गूंजी। तुम ऐसा नहीं कर सकती गुल, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरहाम हलक के बल चीखा था। मैंने ऐसा कर दिया है खान, यकीन नहीं आता तो अस्पताल आकर देख लो। तुम्हारा बच्चा हमने मार दिया है। जो बेवफाई तुमने हमारा साथ किया, इसका बदला तुमसे ले लिया है। इसका कसूरवार सिर्फ तुम है। अब हम दूसरी शादी करेगा। तुम्हारा इद्दत भी आज हम निकल गया है। अब हम अब तुम सारी जिंदगी परिजे को भी मिलने को तरसोगे। फरीज़े कहाँ है, ये तुम्हें अब सारी उम्र पता नहीं चल सकेगा। अगर तुमने हमको डराया या फिर हमारा भाइयों को तंग किया, हम फरीज़े के साथ भी वही सलूक करेगा जो तुम्हारा इस बच्चे के साथ किया है। परीगुल ने नफरत आमेज लहजे में धमकी दी। गुल, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम इतनी बेरहम माँ नहीं हो सकती। अरहाम बेबसी से एहसास से चटक पड़ा था। खान, तुम नहीं जानता है, जब एक औरत बदला लेने और बेवफाई पर उतर आए तो इससे बड़ा बेवफा और संगदिल कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा बेवफाई ने हमें संगदिल बना दिया है। माँ रहने ही कब दिया है। अब तुम रहो इस हसीन मूरत के साथ। पलीगुल फोन बंद कर चुकी थी। अरहाम फोन पर कुवत पर अरहाम फोन पूरी कुवत पर जमीन पर मारते हुए अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े चीखा था। गुल ने इसके बच्चे को मार दिया। इसे यकीन नहीं आ रहा था। अरहाम ने गैसो इश्तिहाल में अपने फ्लैट का नक्शा बिगाड़ दिया था। वो काफी देर तक अपना गुस्सा बेजान चीजों पर उतारता रहा, मगर गुस्सा इश्तियाल न कम हुआ था होना था न हुआ था। इतना गम इतना बड़ा था कि इसका सीना दर्द से फट रहा था। वो अपनी शर्ट पहनते गाड़ी की चाबियां उठाए बाहर आया। अब इसकी गाड़ी का रुख हवेली की तरफ था। अरहाम पिछले कई घंटों से मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था। वो जल्द से जल्द हवेली पहुंचना चाहता था। सीने में उठते तूफानों पर मुश्किल से ही काबू पाए हुए था। गुल ने इसके बच्चे को मार दिया। क्या कसूर था जो इसके बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। इसका बस नहीं चल रहा था वो गुल को इस बेरहमी की सफाकी पर मुबनी सजा दे। अपने पिस्टल की तमाम गोलियां वो परी गुल के सीने में उतारना चाहता था। इसे आज एहसास हुआ था वो इसकी मोहब्बत के काबिल नहीं थी। इसने सजा इसे सजा देनी तो देती, इसके सीने में गोलियां उतार देती तो शायद वो उफ भी ना करता। जो भी था, हूर पर यकीन करके इसको घर लाने का जिम्मेदार तो वही ठहरा था, मगर इतनी बड़ी सजा का वो हकदार नहीं था कि इसके बच्चे को ही मार दिया जाए। गुल को वो माफ करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन पहले अपनी परीजे को अपने पास लाना था। गुल, परीजे को जल्दी में अपने पास ले आऊंगा। इसके बाद तुम्हें अपनी सफाकी का हिसाब देना पड़ेगा। अरहाम खान ज्यादा स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए चिल्लाया था। हवेली के करीब पहुंचते हुए कितनी ही बार इसका दिल किया कि वो अपनी गाड़ी वापस मोड़ ले। जितना गुस्सा इस्तराब इसके पूरे वजूद को एक दहकते हुए तंदूर के मानद दहकाए हुए था, आज इसकी दहकती भट्टी में इसके नाजुक वजूद ने झुलस जाना था। इस वजूद से जितनी भी नफरत सही, मगर इसका जमीर इस पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसका गम बहुत बड़ा था। इसके गम की भरपाई तो इसी वजूद ने से करनी थी। फूल का बेपनाह हसीन चेहरा इसकी नजरों के सामने आया तो अरहाम खानजादा ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई। गाड़ी अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी तो सड़क के एक साइड बने घने दरख्त से जा टकराई। अरमान ने गुस्से से गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करते हुए गाड़ी का रुख हवेली की तरफ किया। वो जब हवेली पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी हुई थी। वो तन फन करता दरवाजा धाड़ से खोलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। बेड के दोनों इतराफ में लैंप की मध्यम रोशनी ऑन थी। छत के वस्त में एक एलईडी लाइट भी ऑन थी, जिस पर जिसकी रोशनी बेड पर पड़ रही थी। और बेड पर कंबल सीने तक लपेटे चित लेटी गहरी नींद सो रही थी। कमरे में फैली फैली नीली रोशनी में इसका दमकता हुस्न मजीद दमक रहा था। अरहाम कुछ पल इसे देखता रहा, फिर इसे खुद पर काबू पाते सोफे पर बैठकर गहरी सांस लेते अपना सर दोनों हाथों में थाम गया था। थोड़ी देर बाद वो सोफे से उठते वॉशरूम की तरफ बढ़ा। नीम गर्म पानी से शावर लेकर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा।
वॉशरूम में बने शीशे के केबिन के साथ माथा टिकाए वो बहते बहते पानी को अपने बालों और पूरे वजूद पर फिसलता महसूस कर रहा था। इसका गुस्सा इसराफ कम होने के बजाय मजीद बढ़ रहा था। वो जब जब अपने मासूम बच्चे की मौत का सोचता, इसका पूरी दुनिया को आग लगाने को दिल करता। वो जो बेड पर गहरी नींद में महवर थी, इसकी आंख कमरे में हुए खटके से खुल चुकी थी। दिल की धड़कनों ने खौफ की स्पीड पकड़ी। वो पिछले 15 दिनों से इसकी डरावनी सहर रात के शहर से निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसे याद करते इसके बदन पर लर, लरज़ा तारी हो जाता था। वो आंखें बंद किए कंबल सीने तक जकड़े यूं ही पड़ी रही। बदगुमान पर लर्जा एक बार फिर से तारी हुआ। अरहान के वॉशरूम में जाने के बाद वो गहरे सांस लेती उठकर बैठी थी। इतनी सर्दी के मौसम भी इसके माथे में पसीने के कतरे नमूदार थे। बेड की साइड से अपना दुपट्टा उठाकर इसने अच्छी तरह ओढ़ते वॉशरूम के बंद दरवाजे को एक नजर देखा। वो इतना डर गई थी कि इसकी धड़कनों की तरह इसका वजूद भी साकित हुआ था। एक पल के लिए सोचा खुद को इसी वहशी दरिंदे से बचाने के लिए इस कमरे से राह फरार हासिल कर ली, मगर दूसरे ही पल में ख्याल आया, इससे भागकर जाएगी तो कहाँ? वो ऊंची दीवार वाली हवेली के बड़े कमरे में कौन सा इसे पनाह देगा? इसे इसके ही हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वो वही तो इसकी जिस्म व जान का मालिक था। इसके बदन पर पड़े इसके वहशी दरिंदे की बर्बरियत के निशान घर की औरतें देखकर भी अपनी नजरें चुरा गई थी। किसी ने एक लफ्ज भी इसे नहीं कहा। पूरा हफ्ता बुखार में पुकती रही। दरख्शां इसे एक टाइम का खाना दे जाती थी। बाकी किसी ने इसके कमरे में झांका तक नहीं था। तबीयत संभलने पर वो कमरे से बाहर निकली थी, मगर कोई इसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। वो सारा सारा दिन इस कमरे में बैठकर गिलास विंडो से सरसब्ज पहाड़ों को देखती रहती थी। अपने गुनाह की सजा वो हर लम्हा हर पल काट रही थी। इस जालिम इंसान का जुल्म याद करके कितनी मर्तबा इसका दिल हवेली से निकल जाने को चाहा, मगर हिम्मत नहीं पड़ी थी। इसका डर ऐसा दिल में समाया था कि इसे याद करके वो सांस लेना भी भूल जाती थी। वो इसके घर की इस जगह से कैसे भाग सकती थी? वो तकिए पर ऊंधे मुंह गिरती सिसक कर बड़ी बुरी तरह रो पड़ी थी। वॉशरूम में से दरवाजे से खटके की आवाज सुनकर वो अपनी दबी दबी सिसकियां भी रुक चुकी थी। अरहाम खानजादा वॉशरूम में बनी अलमारी से ट्राउजर पहनकर बाहर आया। शर्टलेस इसमें इसका चट्टानी सीना पूरी तरह रोशन था, जिसके एब्स तक नुमाया हो रहे थे। घने बालों से अभी तक पानी टपक रहा था। घनी बीयर्ड जिस पर वो हाथ फेरते सोफे पर की तरफ बढ़ा। इसने अब एक बार भी बीयर्ड की तरफ निगाह नहीं की थी। वो जानता था एक बार वो इस हसीन मकार लड़की का चेहरा देख लिया तो आज वो हर हद से गुजर जाएगा। इस दिन तो वो शायद इस पर रहम खाते पीछे हट गया था, मगर आज इस पर जरा भी बराबर रहम नहीं खाएगा। इस दिन तो सिर्फ अपनी मोहब्बत इससे बसते घर उजाड़ने का गम मनाया था। आज तो इसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। अरहाम अपना सिगरेट केस और लाइटर ड्रेसिंग रूम के ड्रॉर से लेते हुए सोफे की जानिब बढ़ा। सोफे की पुश से टेक लगाए इसने सिगरेट सुलगा कर लबों से लगाया। सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतारते अपना गम गलत करने लगा, जो इसके सीने को चीर रहा था। कमरे में फैली सिगरेट की स्मेल महसूस करते हुड ने पूरे बदन पर लर्जा तारी हुआ था। वो बुरी तरह कांप रही थी। ये स्मेल वो कैसे भूल सकती थी? इस दिन गाड़ी में भी तो ऐसी ही सिगरेट की महक फैली हुई थी। वो तो इस सितम घर के वजूद से अपनी महक से भी बखूबी वाकिफ हो चुकी। अभी तक वो अपने बदन से इसका लम्स और अपने बदन से उठती इसकी महक ना मिटा सकी थी। अब कमरे में दबी दबी सिसकियां बिखर रही थी, जो मुंह पर हाथ रखकर मुसलसल दबाने के नाकाम सही कर रही थी। कमरे में दबी दबी सिसकियों की आवाज अरहाम खानजादा की लहू छलकाती आवाज आंखों से मजीद लहू टपका थी। रात की तन्हाई में गूंजती इसकी दबी दबी सिसकियां अरहाम खानजादा के भड़कते असाबों को मजीद भड़का चुकी थी। वो खुद के जब्त और बर्दाश्त पर कड़े पहरे बिठाए हुए था। ये रूह पर वो सिसकियां सुनकर इसका जब्त का दामन छूटता था। जालिम इसके साथ हुआ था, जुल्म इसके साथ हुआ था। सफाकी और बेरहमी इस मकार लड़की ने दिखाई थी, मगर इसकी दबी दबी सिसकियां ये जाहिर कर रही थी जैसे जुल्म इस पर हुआ हो। अरहाम एक ही झटके से सोफे से उठता इसकी तरफ बढ़ा और इसे कलाई से खींचकर उठाया तो वो सहमती हुई उठ बैठी थी। अब बेड क्राउन के साथ टेक लगाए दुपट्टा खुद पर अच्छी तरह लपेटे खौफजदा भीगी आंखों से अरहाम को एक ही नजर देख रही थी। अरहाम एक बार फिर से जब्त से अपनी मुठ्ठियां भींच कर गया था। वह जितनी हसीन थी
बज़ाहिर तौर पर वो मासूम दिखती थी। इसी मासूमियत से वो दगा खा गया था। अभी भी वो जिस तरह सहमी हुई फटी-फटी निगाहों से इसे देख रही थी, कोई भी इसके मकरो-फरेब से दगा खाकर इस पर रहम खा लेता। अरहाम ने इसे कलाई से खींचकर बेड से उठाया तो वह इसके चौड़े सीने में आ समाई थी। पूरे बदन पर लर्जा तारी था। इसे अरहाम खान ज्यादा बखूबी महसूस कर सकता था। अरहाम ने इसे अपने सीने से अलग करते हुए धक्का दिया तो हूर ड्रेसिंग मिरर से जा टकराई थी। ड्रेसिंग मिरर की टेबल को कवर को कॉर्नर को इसके माथे पर लगा। हूर दर्द से चीख उठी थी। माथे पर खून के नन्हे नन्हे कतरे उभरे थे। हूर माथे पर हाथ रखे सिसकते हुए अरहाम खानजादा को देखते दीवार के साथ जा लगी। वो माथे पर हाथ रखे बहते आंसुओं के साथ दीवार के साथ लगे कांपते हुए अरहाम को देख रही जा रही थी। अरहाम ने इसके करीब जाओ होते हुए इसके माथे से हाथ हटाकर देखा, जहां की लकीरें बह रही थी। चिच चिच चिच, दर्द हो रहा है तुम्हें? अरहाम ने बेहद बेरहमी से मुस्कुराते हुए इसके माथे को हाथ लगाया तो हूर खौफ के आलम में इस तरह दीवार में समाई थी कि जैसे दीवार के पीछे भी कोई जगह हो तो जिसमें वो समाते वो खुद को इस सफाक जालिम से बचा लेगी। दुपट्टा इसने भी अभी तक खुद पर अच्छी तरह लपेटा हुआ था। जिसे देखता अरहाम का फलक शगाफ कहका गूंजा था। किससे खुद को छुपा रही हो? यहाँ तुम्हारा फायदा उठाने वाला तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसने इस रात तुम्हारा सौदा कर दिया था, जिनसे तुम अपनी इज्जत बचाकर भाग रही थी। शौहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारे पर पूरा हक रखता हूँ। अब ये पर्दादारी का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे हुस्न का मैं अच्छी तरह नजारा कर चुका हूँ। अब ये शर्म कैसी? अरहाम इसका दुपट्टा खींचकर जमीन पर फेंक चुका था। अब वो इसके सामने इसी दिन वाले रेड जोड़े में बगैर दुपट्टे खड़ी थी। अरहाम इसके खूबसूरत बदन पर गहरी नजरें जमाए इसके करीब हुआ। बहुत खूबसूरत हो तुम, यकीन मानो मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नहीं देखी। मुझे यकीन है कि तुम से खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अरहाम ने इसकी दूधिया गर्दन पर अपने लब रखे, जो हूर ने तड़पते हुए अपनी आंखें बंद की। वो अंदर तक कांप कर रह गई थी। वो तो इसका नरम लम्स भी सहने से इसकी इसमें खुद सहने की खुद में सकत न पाती थी, जो आग की तरह दहकता हुआ था। एक बात और भी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुमसे ज्यादा मकरूह चेहरा भी मैंने रूए जमीन पर किसी का नहीं हो सकता। अरहाम ने इसके अरहाम ने इसके जख्मी लब से अपना अंगूठा बेदर्दी से रगड़ा। दर्द से भरी सिसकारी हूर के लबों से बरामद हुई थी। अरहाम इसके लबों की सिसकियां सुनता पुरसुकून हुआ था। मैं कब से सिगरेट का धुआं अपने अंदर उतारता खुद पर पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो पता ही नहीं था मेरा सुकून तो तुम्हारे दर्द से गूंजती सिसकारियों में है। अरहाम बेरहमी से बोलते इसकी जख्मी लबों पर झुक गया। अरहाम की शिद्दत पर होश की आंखों में गर्म से मादा जारी हुआ था। इसका लम्स जितना दहकता हुआ इतना ही इस दिन इस तरह वहशी भी था। वो बिना इसके निचले लब के जख्म की परवाह किए इसकी नाजुक लबों को अपनी शिद्दत का निशाना बनाए हुए था। आज वाकई में इसने इसकी एक एक सांस चुराई थी। पूर्व में मज़ाहमत करने की हिम्मत न थी और ना ही ताकत। वो बहुत जल्द होश और खरोज से बेगाना होते इसकी मजबूत बाहों में झूल गई। अरहाम ने इसके साकत वजूद को नफरत से देखते बेड पर लिटाया और अपना सिगरेट का केस और लाइटर टेबल से उठाते अपने कमरे के टेरेस की तरफ बढ़ गया। अरहाम खानजादा अपनी आदत के मुताबिक पहाड़ों पर सुबह सवेरे वर्जिश और जॉगिंग के लिए निकल गया। इस वक्त ब्लैक कलर की शलवार कमीज में बलबूस था, जिस पर इसने ब्लैक ही गरम की शाल कंधों पर डाल रखी थी। इतनी सर्दी में वॉक करने से इसकी सफेद रंगत में सुर्खियां सी घुली थी। वो रात से आया हुआ था मगर किसी से भी नहीं मिला था, ना ही इसका मिलने का इरादा था। वो वॉक करके वापस आया तो किसी से भी मिले बगैर अपने कमरे में दाखिल होने लगा तो अमीना खानम की पुकार पर रुका था। जी मोरे, अरहाम ने इसकी तरफ पलटते हुए मौतवाना अंदाज में कहा, तुम रात से हवेली आया है, अपने मोरे से मिलना गवारा भी नहीं किया। अब हम तुम्हारे लिए सब की तरह गैर हो गया है। हमने तो तुम्हार तुमने तो हमने तो तुमसे ना सवाल किया ना ही तुम पर कोई बात उठाया। हम तो इस हम तो किस बात की सजा दे रहा है? या हम तुम्हारा सगा माँ नहीं है, इसलिए हमसे ये सलूक कर रहा है। अमीना खानम की बात करते करते आवाज भीगी गई। अरहाम इनकी भीगा लहजा महसूस करते तड़प कर इनकी तरफ बढ़ा। मुझे ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे मिलने आने वाला था। अरहाम ने शर्मिंदगी से वजाहत दी। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ।
गुल से तुम कितनी भी मोहब्बत करता था, मगर कभी भी हमसे मिले बगैर तुम इस कमरे में कदम नहीं रखा था। अब अब क्या तुम नया अपना नई बीवी के हुस्न का शिकार हो गया है, जो हम सबको भूल गया है। अमीना खानम के शिकवे पर अरहम खानजादा ने इन्हें शिकवा कुना निगाहों से देखा। मोरे, आप भी ऐसी बातें कर रही हैं। वो हसीन चेहरा मेरे लिए सिर्फ गिन खाए जाने के काबिल है। वो कभी कभी मेरी बीवी का दर्जा नहीं पा सकती। अरहम ने बेपनाह नफरत लिए बोला, बीवी का दर्जा तो तुम इसे दे चुका है, और इसका सबूत घर के मुलाजमों ने भी अपनी आंखों से देखा है। अमीना खानम अरहम के सुख चेहरे पर नजरें जमाए बोली। तो अमीना खानम की बातें पर अरहम अपनी नजरें चुरा गया। अरहम नजरें मत चुराओ। तुमने एक मर्द की तरह मर्दानगी का सबूत देते हुए अपना हक लिया था। अब ये शर्म कैसा? अब जब तुम इसे अपनी बीवी का दर्जा दे चुका है तो ये नफरत कैसा? अमीना खानम ने गहरा तंज किया। मोरे, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी परीजे को मुझसे छीन लिया, पूरे गांव बिरादरी के सामने मुझे जलील करके रख दिया। ये वजह कम है कि इससे नफरत करने के लिए। अरहाम ने गुस्सा से अमीना खानम की बात काटी थी, जो इसे ही मोदर इल्जाम ठहरा रही थी। जानता है, इसलिए ये सब किया है। तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। हमें अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मगर तुम ये भी एक बात जान चुका है, वो लड़की बहुत मासूम है। वो किरदार का बुरा नहीं है। इसका कोई बहुत बड़ा मजबूरी रहा होगा, इसने ये सब किया। अमीना खानम ने रसानियत से अरहाम के सुर्ख चेहरे को देखते इसे समझाना चाहा, जहां हूर के लिए गजब गजब के साथ शदीद नफरत भी थी। इसकी कोई भी मजबूरी रही हो, मगर इसका ये इकदाम किसी तौर पर माफी के लायक नहीं था। वो सिर्फ नफरत के काबिल है। अरहाम नफरत से बोलते फुफकारा था। अगर वो नफरत के काबिल है तो इसे छोड़ दो, मगर अपनी इज्जत के साथ ये सब करते तुम्हें जेब नहीं देता। तुम ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा फितरत नहीं है। हवेली में तुम्हारा छोटा बहने हैं, ये सब वो देखेगा तो क्या सोचेगा? हवेली में बहुत सी मुलाजमे हैं, ये बात इस हवेली से निकलेगा, बरादरी तक जाएगा, तो सब क्या कहेगा? क्या अरहम खान सादा इतना बुज़दिल है कि अपनी बुटबारी का हिसाब किसी औरत से ले रहा है? तो तुम्हारा दाजी का नाम और खराब होगा। तुम अगर इससे इतनी ही नफरत करता है तो इसे छोड़ दो। हम तुम्हारा ऐसी लड़की से शादी करवाएगा जो तुम्हारे लायक हो, इस गुल को और हूर जैसा ना हो। अमीना खानम ने रसानियत और नरमी से कहा, मोरे, हर बात औरत ही मजलूम नजर नहीं होती। इसके साथ जाती में एक मर्द का हाथ नहीं हो सकता। इसके हाथ जो हुआ वो आप सबको नजर आ गया, मगर जो इसने मेरे साथ किया वो किसी को नजर नहीं आया, क्योंकि आप सबको मैं एक मजबूत मर्द लगता हूँ, जिस पर कुछ असर नहीं करता। मगर इस मजबूत मर्द के सीने में एक दिल भी है, जिसे इसकी जिंदगी में आई हुई दो औरतों ने पत्थर बना दिया। गुल मेरी मोहब्बत थी, मेरी बेटी की माँ थी। इसे छोड़ना मेरे लिए आसान न था, मगर इस लड़की की वजह से मैंने इसे छोड़ दिया। अब हूर को मरते दम तक इसका मदावा करना है। वो झूठ बोलकर मुझसे निकाह करना चाहती थी, अब इसे मरते दम तक मेरे निकाह में रहना पड़ेगा। हूर अब अरहम खानजादा की नफरत है, अब मरते दम तक इसे इसकी नफरत में जलना पड़ेगा। मुझे अब किसी भी औरत पर एतबार नहीं रहा। औरत सिर्फ डसना जानती है। मुख्तलिफ रंग है हर औरत के, मगर तकलीफ वो सिर्फ उधर ही पहुंचाती है। अरहाम ने अपने सीने पर जोर से तीन 2-3 बार मुक्का मारा था। अरहाम, हम तुम्हारा तकलीफ समझता है। हम परीजे के लिए तड़प रहा है, बल्कि दिन रात रोता है। परीजे के लिए हमें भी इस लड़की से नफरत महसूस होता है, जिसने कुछ लम्हों में ही तुम्हारा हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। सारा बरादरी हम पर थू थू करता है, मगर हम तुम्हारा मोरे हैं। हम चाहता है तुम इससे नफरत में ना चले। तुम्हारा हालत देखकर हमें तकलीफ पहुंचता है। हम तुम्हें जरान और शहराम से कहीं ज्यादा अजीज है। अमीना खानम दुपट्टा मुंह पर रखे रोना शुरू कर चुकी थी। अरहाम ने गहरा सांस लेके इसकी तरफ बढ़ते अपने बाजू के हल्के में ले गया। वो जनान खाना के लाउंज की तरफ बढ़ा और इन्हें सोफे पर बिठाया। मूरे, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जरान, और इस शहराम से कहीं ज्यादा। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। अरहाम अमीना खानम के आंसू साफ करते बोला। जब तुमको मालूम है तो फिर हमारा साथ ये सोतेला वाला सलूक क्यों किया? आबिर का कितना तबीयत खराब था, तुमसे एक दफा भी नहीं मिला। वो रोज तुम्हारा पूछता है, ना तुम अपना बहन फरिश्ते को पूछता है। हम सब तुम्हारा है। वो गुल नहीं है तो तुम हम सबको भी भूल गया। तुम हम सबको क्यों कट गया है? अमीना खानम ने नम लहजे में शिकवा किया। वो अरहाम खानजादा से अपने सगे बेटों
زاران اور شہرام سے کہیں زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی تھا نہیں، انہیں مان بہت عزت دیتا تھا۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، انہیں بہت عزت دیتا تھا۔ نہ صرف امینا خانم سے بہت محبت کرتا تھا بلکہ زاران اور شہرام سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ زاران اور شہرام بھی اسے بڑے بھائیوں کی طرح ہی عزت دیتے تھے۔ ارحام امینا خانم کو روتے دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا۔ وہ اپنی تکلیف میں ان کی تکلیف نظر انداز کر گیا تھا۔ مورے میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مگر آپ بھی وعدہ کریں آپ آئندہ سے ایسے آنسو نہیں بہائیں گے۔ ارحام نے اس کے ہاتھ سے اب نرمی سے تھامے تھے۔ ارحام، تمہارا کہنے پر ہم اس لڑکی سے آبیر بہارے کسی کو بھی نہیں ملنے دے گا۔ وہ سارا وقت تمہارے کمرے میں ہی رہتا ہے، مگر کل وہ لڑکی درخشا کے آگے رو رہا تھا کہ اس نے ادھر نہیں رہنا اور اسے اس حویلی سے نکال دے۔ تم جانتا ہے درخشا ادھر کا بہت وفادار ملازم ہے، اس نے ہم کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ ہم کو ڈر لگتا ہے کہیں وہ لڑکی موقع ملتے بھاگ نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پورا گاؤں اور برادری کے سامنے ہمارا عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ امینا خانم کی بات پر ارحام خان زادہ کی رگوں میں دوڑتے خون میں آتش فشاں مادہ پھٹا تھا۔ اشتعال کے مارے اس کے ماتھے کی نیلی وین ظاہر ہوئی تھی۔ ارحام نے بری طرح اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے امینا خانم کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ لڑکی ادھر کا نہیں لگتا، اس کا بولنے کے انداز سے لگتا ہے وہ شہر کا ہے۔ وہ سب کچھ اپنے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا معصوم چہرہ اس کا جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اندھا بھی پہچان جائے گا کہ وہ سب جھوٹ کہتا ہے۔ درخشاں بتا رہا تھا کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہے، وہ کتنا ہی لفظ انگریزی کا بھی بولتا ہے۔ پتہ نہیں اسے ایسا کیوں کیا، مگر وہ اب اس کے لیے پچھتا رہا تھا۔ وہ تم سے بہت ڈر گیا تو بچی کا رنگ مردے کی طرح سفید پڑ جاتا ہے۔ ہم چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم رکھو۔ جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ۔ کل زاران اور ابرش کا نکاح ہے، بہت مہمان ہوں گے، اس کو سب سے ملنا ہوگا۔ برادری کو پتہ نہ چلے کہ تم نے اس کے ساتھ جو کیا۔ سب کو یہی لگنا چاہیے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اس لیے اسے نرمی سے سمجھاؤ، اسے بتاؤ یہاں کیسے رہتے ہیں اور اس کا حلیہ بھی ٹھیک کرو۔ ہم نہیں چاہتا کسی کی بھی نظر اس کے بدن کے زخموں پر پڑے۔ امینا خانم نے ارحام سے سیدھے لفظوں میں دو ٹوک بات کی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ ارحام کے اشتعال زدہ چہرے پر نظر ڈالتے گہرا سانس بھرتے وہاں سے جا چکی تھی۔ حور کی آنکھ کھلی تو خوف کے عالم میں پورے کمرے میں نظریں دوڑائی تو وہ ستم کر کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ کتنی دیر تک اسے ایسے ہی لیٹی رہی، پھر ہمت کر کے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ پورے کمرے کو ایک بار پھر سے سہمتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں اس ظالم کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیا وہ چلا گیا؟ حور نے اسے اپنے دکھتے سر کو دباتے ہوئے سوچا۔ درخشاں تو یہی بتا رہی تھی کہ اسلام آباد میں اس کا فلیٹ ہے، تو کیا وہ سچ میں چلا گیا؟ حور نے کمرے میں لگی وال کلاک کو دیکھا تھا، جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کھڑکیوں سے باہر نظر آتے منظر کو دھند نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ہاں، وہ چلا گیا ہوگا، ورنہ اتنی صبح کہاں جا سکتا ہے؟ حور نے گہری سانس بھرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندی تھی۔ اپنے زخمی لب کو انگلیوں سے چھو کر دیکھا، جہاں زخم پھر سے ہرا ہو گیا تھا۔ حور نے درد سے سسکی لی۔ اس نے تو یہ سب تحفظ کے لیے یہ سب کیا تھا۔ تحفظ ملا تھا مگر صرف صاحبان کی حد تک۔ اور اپنے نہ تو اسے وجود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، الماری سے اپنا ڈریس نکالا۔ اس کے پاس صرف 2 ہی ڈریس تھے، ایک وہ جو پہن کر حویلی آئی تھی اور دوسرا اس کے نکاح کا جوڑا جو اس نے اس وقت زیب تن کر رکھا تھا۔ ڈریسنگ روم کی کبرڈ پر گل کے زرق مرق ملبوسات سے بھری پڑی تھی۔ اس کا سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس نے اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بلکہ کسی دوسرے کی چیز کی طرف نگاہ بھی ڈالنا وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ کسی کی اترن پہننے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر آج زندگی نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ کسی کے گھر، کسی کے کمرے میں، کسی کی جگہ پر کھڑی تھی۔ اسے معلوم ہوتا کہ ارحام خان زادہ پری گل کا شوہر ہے، وہ اپنی جان گنوا دیتی مگر یہ سب کچھ نہ کرتی۔ وہ پری گل کا لباس، میک اپ، اس کی جولری، اس کی پرائیویٹ چیزیں دیکھ کر الماری سے ٹیک لگائے سسک پڑی تھی۔ احساس جرم اسے اندر سے مار رہا تھا۔ وہ کسی کے گھر کے اجڑنے کا سبب بن کر چکی تھی، ایک بچی کو اس کے ماں باپ سے جدا کرا دیا۔ یہ احساس، یہ جرم اسے پل پل اندر سے مار رہا تھا۔ اس کا تو اب زندہ رہنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔
वो अपना लिबास लिए वॉशरूम चली गई। इसे अच्छी तरह शॉवर लेकर बाहर आई। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी वो अपने गीले बाल सुलझा रही थी। दरवाजा धाड़ से खुला तो अपने बालों को ब्रश करते हुए हूर ने दरवाजे की तरफ निगाह की, जहां से अरहाम खान ज्यादा अंदर दाखिल हुआ था। इसकी सुर्ख सर्द नजरों से खाइफ होते कांपती हुई 2 कदम पीछे हुई थी। अरहाम खान ज्यादा गुस्से इश्तियाल से सुर्ख चेहरे के साथ इसकी तरफ बढ़ा और इसे कलाई से जकड़े इसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भारी थप्पड़ से ना सिर्फ इसका गाल बल्कि कमरे की दीवार भी झुंझुना उठी थी। इसे कमरे की दीवार दरो दीवार घूमते हुए महसूस हुई थी। वो बेड पर औंधे मुंह जा गिरी थी। वो बंद होती आंखों में सर में सर सर में उठते दर्द को बर्दाश्त कर रही थी कि अरहाम खानजादे ने इसी लम्हे इसकी कलाई कलाई जकड़कर इसे अपने सामने खड़ा किया। इस हवेली से भागना चाहती हो तुम? दरक्षा से तुम यहाँ से भागने के लिए मदद मांग रही थी तुम, हाँ? अरहाम हलक के बल चीखा। हूर के हूर गाल पर हाथ रखे इसके सामने लरसते कांपते खड़ी थी। म- मैं मैं वो तो प्लीज। वो डर के मारे अब जोरों कतार रोना शुरू हो गई थी। आंखों से निकलते आंसू इसके रुख पर बहे तो शदीद जलन होना शुरू हो चुके थे। जहां इस सितमगर ने बहुत बेरहमी से अपना भारी हाथ उठाया था। क्या हुआ? हो गया शौक पूरा मेरी बीवी बनने का? सिर्फ चंद घंटे मेरी कुर्बत में गुजारे हैं तुमने और तुम्हारा ये हाल हो गया है। अब यहाँ से जाना चाहती हो? गुल ने 5 साल मेरे साथ गुजारे हैं इस बेड पर। इसने कितनी मर्तबा अपनी बीवी होने का हक अदा किया है। तुम चंद घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुल की जगह लेने आई थी ना तुम, तो अब यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? बोलो, जवाब दो। अरहान इसे दोनों बाजुओं से जकड़ते हुए धाड़ा था। मम्मा, मुझे नहीं पता था आप शादीशुदा हैं, वरना मैं कभी ये सब ना करती। हूर ने कपकपाते लबों से रोते हुए कहा। अगर मैं शादीशुदा ना होता तो क्या फिर भी ये सब कुछ तुम्हें जेब देता था? तुम्हारे लिए आसान है किसी पर भी इल्जाम लगाकर इसके साथ निकाह कर लेना। अरहाम की गरज पर इसकी सिसकी रही थी। ये सब कुछ तुमने किया है तो तुम्हें पता होगा इस रिश्ते से क्या तकाजे हैं। अब ये डर कैसा, ये गुरेज कैसा? जवाब दो मुझे। अरहाम ने झंझोड़ता पूरी कुवत से चीखा था। क्या लगा था तुम्हें? तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझसे निकाह कर लोगी और मैं तुम्हारी खूबसूरती के आगे अपना दिल हार कर तुम्हें माफ कर दूंगा। तुमने बहुत दफा ये तरीका आजमाया होगा। बहुत लड़के तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंसे होंगे। मैं अरहाम खानजादा हूँ जिसे तुम्हारी खूबसूरती का सिर्फ घिन आती है। इतना आसान नहीं है अरहाम खानजादा को अपने खूबसूरत चेहरे के जाल में जकड़ना। मेरे नजदीक तुम्हारे खूबसूरत चेहरा सिर्फ घिन खाने के लायक है। अरहाम ने चिल्लाते हुए इसे एक ही झटके से छोड़ा तो वह जमीन पर ऊंधे मुंह जा गिरी थी। और ऊंधे मुंह जमीन पर गिरती बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। अगले ही लम्हे वो अपने गालों से आंसू बेदर्दी से साफ करते एक ही जिस्म में जमीन से उठते अरहाम खानजादा के मुकाबिल जा खड़ी हुई। आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे किरदार पर बार बार उंगली उठाना। आपको मेरी बेगुनाही का सबूत इस रात मिल चुका है जब आपने मुझे बेरहमी से बम्बोरा था। यही कहा था ना आप चेक करेंगे। मुझे आपसे पहले किसी ने छुआ भी है कि नहीं तो पता चल गया होगा आपको कि मेरे करीब आने वाले आप पहले ही मरते। मुझे जितना मारना है मार ले, मगर मेरे किरदार पर अब उंगली मत उठाइएगा। और और अरहाम की आंखों में आंखें गाड़े बेदर्दी से अपने बहते आंसू साफ करते चीखी थी। बकवास बंद करो अपने। खबरदार मेरे सामने तुमने अपनी आवाज निकाली या फिर इस कमरे में मैं तुम्हारी आवाज बाहर निकली तो तुम्हारा गला मैं अपने हाथों से दबाकर तुम्हारा एक ही बार में काम तमाम कर दूंगा। अरहाम इसका जबड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में दबोच गया। तुम्हारे नजदीक तुम्हारे किरदार का सबूत ये होगा, मगर मेरे नजदीक तुम बेहया बेशरम लड़की हो जो किसी के साथ भी गाड़ी में बैठकर कहीं भी जा सकती है और इसके साथ रात गुजारने का सरेआम ऐलान भी कर सकती है। अरहाम ने इसका जबड़ा छोड़ते इसके बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे थे और इसकी गिरफ्त पर सिसक कर रह गई। आप मुझे मेरे किए की सजा दे चुके हैं, अब मुझे जाने दें यहाँ से। मुझे नहीं रहना आप जैसे वहशी इंसान के साथ। और अपने बाल छुड़वाते सिसकते हुए बोली। अच्छा, मैं वहशी हूँ? जब मुझसे निकाह का मंसूबा बना रही थी तब तुम्हें नहीं लगा था कि मैं वहशी हो सकता हूँ? तब क्या देखा था मुझ में? हाँ, बोलो, क्या चीज मुझ में इम्प्रेस की थी? अरहाम ने इसके बालों को छोड़ते हुए इस्तेजाइया हंसा। मुझे दरख्शा ने बताया था कि आप बहुत अच्छे हैं। आप औरत पर चिल्लाते नहीं, ना ही औरत पर हाथ उठाते हैं। आप जैसा पूरी हवेली में कोई नहीं।
मुझे भी यही लगा कि आप जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं, मगर आप में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। आप औरत पर चिल्लाते भी हैं और हाथ भी उठाते हैं। आप बहुत जालिम हैं। हूर ने हिचकियों से रोते हुए कहा तो वो पल के लिए इसकी बातों पर खामोश हो गया। वो ब्लैक ड्रेस में इसके सामने खड़ी थी, जो गीला होने की वजह से इसके बदन के साथ चिपका हुआ था, जिसके जिससे इसके बदन के खतोखाल बहुत वाजे थे। गीले बाल जो कमर से नीचे आते थे, वो पुश्त और चेहरे पर बिखरे थे। गाल पर इसकी उंगलियां पूरी बेरहमी से अपना निशान छोड़ चुकी थी। माथे के माथे और निचले लब पर जख्म। वो इस वक्त इतनी जितनी हसीन लग रही थी, इससे कहीं ज्यादा तरहम के काबिल लग रही थी। अरहाम इसे देखता निचला लब बेदर्दी से कुचल गया। ये सब इसने किया, इसे यकीन नहीं आया था, मगर वो दूसरे ही पल अपने सोदो ख्याल याद आया, जिसकी जिम्मेदारी जिसके जिम्मेदार सामने खड़ी लड़की थी, जो हरगिज रहम खाने के काबिल नहीं थी। इसी लम्हे वो इसके करीब हुआ था, इसे कमर से थाम कर इसके अपने करीब करते हुए, इसके बालों को गुद्दी से पकड़ते हुए इसका चेहरा अपने करीब किया। होगी आंखों में बेखौफ लहराया था। तो प्लीज मुझे जाने दे, बहुत पेन हो रही है। हूर ने रोते हुए अपने जख्मी लब से पर जुबान फेरते हुए रहम की दरख्वास्त की थी। इसे लगा ये जालिम सफाक सितमगर फिर से अपनी जख्मी लबों को बेदर्दी से अपना निशाना बनाएगा। अब इसने इसके अंदर इस सितम जरीफी मजीद सहने की हिम्मत नहीं थी। तुम मेरी मोहब्बत, मेरी गुल जो को मुझसे दूर कर दिया। तुमने मेरी बेटी जो कि मेरी जिंदगी थी, इसे मुझसे दूर किया। मेरी बहन का घर उजाड़ दिया। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले इसकी माँ ने अपनी कोख में मार दिया। इस सब के पीछे तुम्हारा वो झूठ है जो तुमने बहुत आसानी से बोल दिया। अब मुझे बताओ कौन बेरहम और जालिम है। अरहाम की क्रिस्टल ब्राउन गहरी शफाफ आंखों में देखते हुए सर्द लहजे से मुखातिब हुआ। होठ ने अपनी होर अपने जख्मी लब पर अपने दांतों की गिरफ्त बढ़ाते बुरी तरह रो पड़ी थी। बहुत तकलीफ होती है तुम्हें जब मैं तुम्हारे किरदार पर वार करता हूँ। तुम बिलबिला उठती हो। किरदार सिर्फ एक औरत का नहीं होता, किरदार में तमीज नहीं होती मर्द और औरत की तमीज नहीं होती। जितना औरत का किरदार अहमियत रखता है, इतना ही मर्द का किरदार भी अहमियत रखता है। पूरे गांव के सामने तुमने मुझे बदकिरदार साबित कर दिया। मुझे जिनाकार, एक मर्द बना दिया, जो तुम्हारी खूबसूरती और कम उम्री के हाथों मजबूर होकर अपने फ्लैट और होटल के कमरों में तुम्हारे साथ अय्याशी करता रहा। तुम्हें निकाह के लिए अपनी हवेली लिया है, मगर बाद में अपनी बीवी के दबाव में आते मुकर गया। तुमने ना सिर्फ मेरे किरदार बल्कि मुझे एक जालिम और बुज़दिल मर्द भी ठहराया। पूरी बिरादरी मुझ पर थू थू करती है। मैंने एक औरत की खातिर, अपनी हवस परस्ती की खातिर एक बेगुनाह औरत को तलाक दे दी, यहाँ तक कि अपनी बच्ची का भी ना सोचा। और पता है ना गुल ने क्या किया? अरहाम की आंखों की सुर्खी बड़ी थी। और की जो सिस्कियों की रफ्तार, मुझे मेरी बेवफाई की सजा देते मेरे बच्चे को मार दिया। हर तरफ से मैं ही कसूरवार हूँ। अरहाम इसके बाल पूरी शिद्दत से खींच दबोचते खींच चुका था। और दर्द से तड़पते इसकी आंखों की सुर्खी देखकर अपनी आंखें मीच गई। आंखें खोलो, देखो मेरी आंखों में। तुम देखो तुमने मुझसे क्या क्या छीना है। अरहाम हो रहा है तो होर ने झट से अपनी आंखें खोलकर अरहाम की आंखों में देखा। मेरी बर्बादी के जिम्मेदार एक कमजोर रफ औरत बंद कमरे में मेरे चंद अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ बोलो, अब जवाब दो। अरहाम की गहरी आंखों में देखते एक बार फिर से पूरी कुव्वत से चिल्लाया। नफरत थी इसे इन शफाफ आंखों से। इस रात इन शफाफ आंखों ने ही इसे अट्रैक्ट किया था। इसके लबों से झूठ सुनते वो सिर्फ इसकी आंखों की शफाफियत को देख रहा था, जहां इसे सिर्फ मासूमियत दिखी थी। मुझे बताओ जरा, तुम्हारा बाप कौन है? तुम जायज हो या नाजायज हो, मुझे कुछ नहीं पता। वो लड़की जो रातों रात मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई, अंधेरी सड़क जहां रात को मर्द भी तन्हा निकलते हुए सोचते हैं। तुम बेहुदा होलिये में सड़क पर भाग रही थी। ऐसी औरत को कौन सर पर बिठाता है, जो सर से लेकर फरेब और मक्कार हो? अरहाम ने नफरत से इसके पूरे वजूद को सुलगती शोलाबाज निगाहों से देखा, तो वो अंदर तक इसकी सुलगती निगाहों से इसके हिसार में अब आबे मछली की तरह मचल उठी थी। अब सारी उम्र तुमने ये सब सहना है। तुमने अगर इस हवेली से भागने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मेरी मजीद बदनामी हुई तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। अरहाम ने गुर्राते हुए इसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की, तो हूर अपने बाल छुड़वाते दर्द से कर्रा उठी थी।
تم نے میرا وحشیپن ابھی دیکھا ہی کہاں ہے؟ چند گھنٹوں کی قربت میں سمجھو تم نے کچھ سہا ہی نہیں۔ میں جتنا ظالم ہوں تمہیں آہستہ آہستہ پتا چلے گا۔ کہا تھا تم سے ایک خان کا بیوی بننا آسان نہیں ہوتا۔ گل کی جگہ آئی ہو تو اب اس کے فرائض بھی تم ہی نبھاؤ گے۔ آئندہ اس کمرے سے باہر اس کمرے کی کوئی بات باہر نہیں نکلے گی۔ میری ماں بہنوں کے سامنے تمہاری زبان جو ہر کھلے یا پھر تمہارے بدن کے زخم دکھے، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ ارحام کے سرد لہجے میں دیے گئے حکم پر اس کی لہو لہو چلکاتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ جلدی سے استباط میں سر ہلا گئی۔ کسی بھی ملازم سے تم آئندہ بات نہیں کرو گے۔ اب جاؤ ایک بہو کی ڈیوٹی نبھاؤ، سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ ارحام خان نے ایک ہی جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالے دروازے کی طرف بڑھی۔ رکو! ارحام کی پکار پر وہ لرزتے ہوئے رکی، مگر رخ پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ رخ پلٹ کر پھر سے ظالم کی صفاق نگاہوں میں دیکھی، جہاں سے اس کے لیے صرف نفرت ہی تھی۔ ارحام نے آگے بڑھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے اس کا دوپٹہ گلے سے اتار کر اس کے سر پر اڑایا۔ بلیک نیٹ کے بیٹس لگے دوپٹے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ارحام اس کے خوبصورت دمکتے شعلہ جوالا روپ کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ یہ دوپٹہ صرف تن ڈھانپنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اسے سر پر بھی ڈھانپا جاتا ہے۔ ایک خانزادہ کی بیوی ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہاں اس کی حویلی کی عورتیں کیسے رہتی ہیں۔ اب یہ دوپٹہ میں کبھی تمہارے سر سے اترا ہوا نہ دیکھو۔ سمجھ رہی ہو میری بات؟ ارحام نے اس کی تھوڑی کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ہور نے اپنی جھکی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں سے کے سرد پن سے گھبراتے ہوئے اپنی نگاہیں دوبارہ جھکا لی۔ اب اس کی آنکھوں کا سرد پن اس کی روح تک میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کے بھاری ہوتے اعصاب ساکت ہو رہے تھے۔ میں بار بار بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ آئندہ صبح 6 بجے تم کچن میں ہوگی۔ مورے سے کچھ پوچھ کر ہر کام کرو گی۔ Is that clear؟ ارحام نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے استفسار کرتے تنبیہ کی۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالتے استباط میں سر ہلایا۔ اور یہ آنسو بھی اس کمرے سے باہر نہ بہیں۔ ارحام نے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے دوسری تنبیہ کی۔ انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو دونوں ہاتھوں سے صاف کرتے سر استباط میں ہلایا۔ ارحام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گلابی گال، اس کی انگلیوں کا نشان اب نیلا پڑ رہا تھا اور ماتھے کا زخم بھی نمایاں تھا۔ نچلے لب کے زخم پر بھی خون کی بوندیں چمک رہی تھی۔ اور اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے اچھی طرح دوپٹہ سر پر اوڑھے باہر جانے لگی تو ارحام کی پکار پر پھر سے رکے۔ اپنے گال پر یہ نشان میک اپ سے چھپاؤ اور ہونٹوں پر لپسٹک لگاؤ۔ ارحام نے اسے سرد انداز میں حکم دیا۔ مما میرے پاس میک اپ نہیں ہے، ہور نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، جو بار بار سر سے پھسل رہا تھا۔ گل کا میک اپ ہوگا، وہ استعمال کر لو۔ ارحام نے کہتے ساتھ ڈریسنگ کی طرف بڑھتے اس کے ڈرار سے مختلف میک اپ کے پروڈکٹس نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے۔ ہور لرزتے قدموں سے ڈریسنگ مرر کے سامنے آئی اور کانپتے ہاتھوں سے فاؤنڈیشن اٹھا کر چہرے پر لگانے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنا دوپٹہ بھی ٹھیک کر رہی تھی۔ ارحام صوفے پر بیٹھا اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کا بار بار دوپٹہ ٹھیک کرنا دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا، وہ اس کی باتیں اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ اب یہ دوپٹہ کبھی سر سے نیچے نہیں اترے گا اور نہ بیڈ روم کی باتیں باہر نکلیں گی۔ ہور نے کانپتے ہاتھوں سے فاؤنڈیشن لگا کر ہلکا سا بلشر گالوں پر لگایا اور پنک کلر کی لپسٹک اس بھی اچھی طرح ہونٹوں پر لگائی۔ اچھی طرح دوپٹہ اوڑھتے ارحام کی طرف مڑتے اسے بھیگی نگاہوں سے ہچکی لیتے ہوئے دیکھا۔ ارحام کی نظر اس کے خوبصورت چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ ذرا سے میک اپ سے اس نے خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ جس طرح روتے ہوئے اپنی گہری گلابی ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جہاں ڈھیروں شکوے اور درد کی گہری رمق تک نمایاں تھی۔ ارحام اس کی آنکھوں سے اپنی نظریں چرا گیا تھا، جو شکوہ کناں تھی مگر گہری شفاف بھی تھی، جہاں کسی بھی قسم کی کوئی ریاکاری نہ تھی۔ ماتھے کے زخم پر ڈریسنگ کے ڈرار میں ایک بینڈیج ہوگی، وہ لگاؤ۔ لگانا تو آتا ہی ہوگی، یقیناً آتی ہی ہوگی، آخر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہو۔ ارحام بے اختیاری میں صوفے سے اٹھتے اس کے قریب آئے گیا۔ ڈریسنگ ڈرار سے وہ بینڈیج نکال کر احتیاط سے اس کے ماتھے کے زخم پر لگائے۔ اب باہر کوئی بھی پوچھے گا تو تم کہو گی تمہیں چکر آ گیا تھا، جس کے باعث تم گر گئی اور یہ چوٹ تمہیں لگی۔ ویسے بھی بار بار چکر کھا کر بے ہوش ہونا تمہیں خوب آتا ہے۔ ویسے تو سب تمہیں جھوٹی اور مکار لڑکی سمجھتے ہیں، مگر اس بات پر یقین کر لیں گے۔ ارحام طنزیہ مسکرایا تو ہور سسکی لیتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ گئی۔
मेरी जान, ये सिसकियां, ये आंसू कुछ रात के लिए भी छोड़ दो। ये क्या सारे आंसू अभी बहा लोगी? अरहाम ने इसके माथे के जख्म पर अपनी उंगली का दबाव दिया तो हूर ने खौफ से आंखें फैलाते हुए अरहाम को देखा। गुल की जगह पर ना आई हो ना, तो गुल की तरह भी तुम बीवी होने का हक अदा करोगे। अब जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरी जरूरत का ख्याल कौन रखेगा? अरहाम ने इसे कमर से थाम कर इसे अपने करीब करते खौफ से पड़ते सफेद चेहरे पर फूंक मारी थी। आज रात तुमने बेहोश होने का ड्रामा किया तो तुम्हारे साकत वजूद से तुम्हारी सांसें खींच लूंगा, जरा रहम नहीं खाऊंगा। अरहाम इसके कान के करीब झुकते पुकारा और इसकी पुकार पर डरते हुए नजरें झुका गई। अरहाम ने इसकी थोड़ी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर उठाकर इसकी आंखों में इस्तफार भरी सर्द निगाहों से झुका तो हूर ने कांपते हुए अस्तबात में सर हिला दिया। गुड, अब जाओ, मुझे शिकायत का कोई मौका न मिले। अरहाम ने सर अंदाज में कहते इसे छोड़ा तो हूर अपना दुपट्टा ठीक करते जल्दी से रूम से बाहर चली गई। बाहर होटल के रूम की विंडो से गिरती हुई बर्फबारी को देख रही थी कि शहराम कमरे में दाखिल हुआ। बाहर गुस्से से तनतनाई हुई शहराम की तरफ बढ़ी। मैंने बाहर होटल के लॉन्ज में तुम्हें कुछ ना कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई बाहर तमाशा लगे। तुमने एक ही कमरा क्यों बुक करवाया जबकि होटल में और भी रूम खाली थे? ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? तुम होटल के बंद कमरे में अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। बहारे शहराम के मुकाबले खड़ी चीख कर बोली थी। बहारे की बात और इसके चिल्लाने पर शहराम के सफेद रंग में सुर्खियां खिल गई थी। मगर वो अपना गुस्सा जब्त कर गया। तुम अच्छी तरह जानती हो बाहर बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से सड़कें जाम हो चुकी हैं। रात बहुत हो गई है इसलिए मजबूरन हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। इसमें अय्याशी की बात कहाँ से आ गई? शहराम ने नरमी से जवाब देते हुए अपनी लेदर की जैकेट उतारकर सोफे पर उछाली। तुम अभी अच्छी तरह जानते थे कि आज बर्फबारी हो रही है तो मुझे फिर क्यों लेने आए? बोलो। बहारे ने ऊंचा बोलते हुए अपना लब व लहजा बरकरार रखा था। इसके चिल्लाकर बोलने पर शहराम के माथे के बल गहरे हो रहे थे मगर वो हमेशा की तरह खुद पर काबू पाए हुए था। इसकी नरमी का बहारें हमेशा फायदा उठाती थी। जब तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है तो तुम आज रहीम काका के साथ क्यों आई? तुम्हारा हाउस जॉब मुकम्मल हो चुका है, अब तुम्हारे शहर में क्या काम? शहराम ने बहारे को संजीदा नजरों से देखते हुए जवाबन सवाल दागा। मे, मेरा हाउस मेरा हाउस जॉब कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर की डिग्री मैंने घर बैठने के लिए नहीं ली। इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि मैं इस हवेली में बैठ जाऊं और अपनी रुखसती की तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। मैं अस्पताल की जाने जॉब के सिलसिले में आई थी। बहारे ने शहराम की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। तुमने इतनी पढ़ाई इसलिए की थी कि तुम खुद सर हो जाओ, अपने आगे किसी को कुछ भी ना समझो। तुमने दादी या फिर मुझसे इजाजत ली यहाँ शहर के अस्पताल में जॉब करने के लिए? तुम बिना बताए मुंह उठाए किसी को भी बगैर बताए कैसे आ सकती हो? शहराम ने गुस्से से बोलते हुए बहारे को सख्त नजरों से घूरा। मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, डॉक्टर बहारे खानजादा हूँ। मुझे किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। बहारे शहराम की आंखों में आंखें गाड़े तंजिया लहजे में बोली। अच्छा, जो औरत पढ़ लिख जाती है वो रिश्तों का तकद्दुस इनका एहतराम भी भूल जाती है। तुम किसी मुल्क के वजीर आजम बन जाओगे तब भी तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तब भी तुम बहारे शहराम कहलाओगी। तुम्हारी कोई भी पहचान हो मगर सरनेम मेरा ही लगेगा। चाह कर भी इसने हकीकत से इनकार नहीं कर सकती थी। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा शोहर। शहराम ने बहारे को बाजू से पकड़े खुद के करीब किया। मैं नहीं मानती तुम्हें अपना शोहर। बहारे खुद को छुड़वाते हुए चीखती। अच्छा शोहर हरगिज अच्छा शोहर नहीं मानती तो फिर अपने मोरे से झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे साथ शहर जा रही हो? शहराम की बात पर बहारे ने एक पल को गड़बड़ा कर रह दी। क्या हुआ बहारे, खामोश क्यों हो? तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है तो हवेली से बाहर निकलने के लिए मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया? बोलो, जवाब दो। जबकि मुझे पता भी नहीं था कि तुम रहीम काका के साथ शहर आई हुई हो। शहराम की बहारे की बाजू पर गिरफ्त सख्त हुई। तो क्या करती? मेरे घर वालों को मुझसे ज्यादा तुम पर एतबार है। मुझे अपनी मर्जी की हवेली का जो गेट अबूर करने की इजाजत नहीं। तुम मुझे दुनिया के दूसरे कोने तक भी ले जाओगे, कोई तुमसे सवाल नहीं करता। हर वक्त हर कोई यही कहता रहता है कि मैं तुम्हारी। बहारे ने शहराम के सीने पर
दोनों हाथ मारते हुए इसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, मगर वह उसके बाजू पर अपनी उंगलियां गाड़े इसे अपने मजीद करीब तर कर गया था। बहारे के सर पर चादर फिसलते इसके कांधों पर आ गई थी। कांधों पर भी शाल फिसल कर जमीन पर सोने को तैयार थे, जिसे बहारे ने बमुश्किल ही संभाला हुआ था। सच है, सच ही तो सच कहते हैं, तुम सिर्फ लोग हो। तुम्हारे घरों वालों को निकाह के रिश्ते की मजबूती और पाकी का ख्याल है, जो तुम्हारे नजदीक एक एक बोझ और गाली है। काश आज तुम्हारे पास ये डॉक्टर की डिग्री ना होती, तुम भी हवेली की बाकी औरतों की तरह अपनी पढ़ाई लिखाई ना होती, तो तुम्हें अपनी हदूद का पता होता। शहनाम बहारे की चादर इसके कंधों से उतारकर बेड पर उछाल चुका था।